हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और हमने पार्ट 1 देखा था एम फार्म की सीरीज का। ठीक है, फार्माकोलॉजी के सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके हैं। अब सेकंड पार्ट में देखना है हमें। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। एंटी थायराइड ड्रग्स, जैसा इसका नाम ही बोल रहा है, बता रहा है कि एंटी थायराइड्स, इट्स लाइक थायराइड के अपोजिट। मतलब जो भी ड्रग्स थायराइड कॉज करेंगे या फिर किसी को थायराइड हो चुका है तो एंटी थायराइड मतलब उसके अपोजिट। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग कि एंटी थायराइड ड्रग्स आर द मेडिसिन्स दैट आर यूज्ड that reduce the synthesis, release or action of thyroid hormone T3 या T4. ठीक है, these drugs are mainly used for treatment of hyperthyroidism. ठीक है, अब ये कैसे काम करते हैं? पहला मैकेनिज्म है इनहिबिट द थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, लाइक थायराइड जहाँ पे बनता है उसको ब्लॉक कर दो। दूसरा है ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन, सपोज दैट यहाँ से थायराइड हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, इसको ब्लॉक कर दो। तीसरा है डिस्ट्रॉइंग द थायराइड टिश्यू, अगर ये थायराइड टिश्यू है तो थायराइड टिश्यू को ही ब्लॉक कर देने से क्या होगा कि थायराइड इसमें ना फॉर्मेशन होगा ना उसकी रिलीज होगी। चौथा है रिड्यूसिंग द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। हमें पता है कि T4 इनएक्टिव फॉर्म होता है, अब T3 जो होता है वो एक्टिव फॉर्म होता है। तो अगर इसका कन्वर्जन TPO एंजाइम को ब्लॉक कर दें, ठीक है, या फिर इनका कन्वर्जन को ब्लॉक कर दें हम, तो ये थायराइड कॉज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब डिटेल में देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स। फर्स्ट इज ड्रग्स इनहिबिटिंग द थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। ठीक है, इसके एग्जांपल कौन से है? प्रोपाइल थायोयूरासिल, मेथमायाजोल, कार्बोमायाजोल, ड्रग्स इनहिबिटिंग द थायराइड हार्मोन। पोटाशियम आयोडाइड, ल्यूगल्स आयोडीन। थर्ड इज हार्मो थायराइड ग्लैंड रिड्यूसिंग डिस्ट्रॉइंग एजेंट्स, रेडियो एक्टिव आयोडीन। ठीक है, बीटा सेल्स, बीटा रेज निकलती हैं और वो हमारे थायराइड ग्लैंड के सेल को ही किल कर देती है। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय कर देती है इनको। ड्रग्स रिड्यूसिंग द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। पेरिफेरल इज लाइक पूरे बॉडी में कहीं पे हो रहा है, तो पॉलीथायोरासिल, प्रोपेनॉल, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। फिफ्थ वन इज द एडजेसेंट ड्रग्स यूज्ड इन हाइपरथायराइडिज्म, like these are not a proper medication to treat hyperthyroidism, but these are the supporting medication that cause a addition effect to that. For example propanol। ठीक है, प्रोपनॉल क्या करता है? सिम्टम को कंट्रोल करता है, हाइपरथायराइडिज्म को मैनेज नहीं करता है। सेम हर एक टॉपिक में एक दो पिक्चर्स दिए हुए हैं ताकि आपको रिविजन्स के लिए, जैसे इसमें थायोमाइड्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, आयोडाइड्स कैसे वर्क करते हैं, और जो सपोर्टिंग थेरेपीज़ होती है जैसे प्रोपेनॉल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वो कैसे वर्क करती हैं, एक बेसिक रिवीजन चार्ट्स टाइप। अब हम डिटेल में देखेंगे इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को कि कैसे ये काम करती है। पहली ड्रग्स हैं हमारी थायोमाइड्स। ठीक है, थायोमाइड्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटी थायराइड ड्रग्स। सबसे कॉमन कौन सी ड्रग्स है? थायोमाइड्स। ठीक है, they inhibit the synthesis of thyroid hormone and mainly used in Graves' disease। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म। अब इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है? प्रोपाइल थायोरासिल, मेथमायाजोल या कार्बोमायाजोल। जो कार्बोमायाजोल इज़ अ प्रो ड्रग ऑफ मेथमायाजोल। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये MCQ के लिए आपको याद रखना है। अब इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? थायोमाइड्स इनहिबिट द थायराइड पेरीऑक्साइड एंजाइम। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड में एक एंजाइम होती है जो T4 को T3 में कन्वर्ट करती है। T3 एक्टिव फॉर्म है, T4 कितना भी हो बॉडी में तो ये इनएक्टिव है।
ठीक है। इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है TPO। अगर हम इसको ब्लॉक कर दें तो T4 का T4 ही बॉडी में रह जाएगा, T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म है तो हम इस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि T3 ज़्यादा बॉडी में इंक्रीज ना हो, जिसकी वजह से बॉडी में हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स ना दिखें, ठीक है। अब ये ब्लॉक कैसे करता है? ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडीन। आयोडाइड एक एक्टिव फॉर्म होता है, आयोडीन इनएक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है। आयोडन आयोडोनाइजेशन ऑफ टायरोसिन रेसिड्यू इन थायरोग्लोबुलिन, coupling of MIT and DIT in T3 and T4 form. Thus the synthesis of thyroid hormone is reduced. Additional action of PTU क्या है? It's also inhibit the peripheral conversion of T3 T4 to T3। मतलब कि ये सिर्फ थायराइड ग्लैंड के सेल पे वर्क नहीं करता है, अगर कहीं बॉडी में भी हो रहा है, पेरिफेरी में भी हो रहा है, ठीक है, पेरिफेरी में भी कहीं कन्वर्जन हो रहा है T4 से T3, ये उसको भी ब्लॉक करता है। तो ये ड्रग क्या हो गया? हाईली इफ़ेक्टिव हो गया। अब ये उसी का चार्ट है, लाइक पेरीऑक्सीडेज कहाँ पे काम करती है, आयोडीन है, यहाँ से एंट्री लिया, उसके बाद पेरीऑक्सीडेज उसको आयोडीन को आयोडाइड के फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद वो MIT DIT T4 कंजुगेशन बनाया, उसके बाद प्रोटियोलाइसिस हुआ, उसके बाद ये बॉडी में रिलीज़ होता है T4 T3 के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से ब्लॉकर है? SCN ब्लॉकर है, पेरीऑक्सीडेज ब्लॉकर है, थायराइड्स और थायमाइड्स इस कन्वर्जन को ब्लॉक करते हैं, आयोडाइड्स इसको ब्लॉक करते हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या एमियाड्रोन्स इस कन्वर्जन को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। आयोडाइड्स क्या है? High dose of iodides acutely suppress the thyroid hormone release. This effect is rapid but temporary. ड्रग कौन कौन से होते हैं? जैसे हमें कहीं शॉर्ट टर्म, कहीं हम सर्जरी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, सर्जरी के लिए जा रहे हैं, थायराइड ग्लैंड का वहाँ पे एक्टिव होना ठीक नहीं है, तो हम उस केस में पेशेंट को पोटाशियम आयोडाइड या ल्यूगल्स आयोडाइन के सॉल्यूशंस या इंजेक्शन देते हैं, जिसके वजह से जो थायराइड ग्लैंड है उनकी एक्टिविटी घट जाती है, ठीक है। ये टेम्परेरी इफ़ेक्ट होता है। अब ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? लार्ज डोज ऑफ आयोडाइड प्रोड्यूस अ वुल्फ चाइकॉफ इफेक्ट विच टेम्परली इनहिबिट द organification of iodide, release of thyroid hormone from thyroid gland. This rapidly decrease the thyroid hormone release and reduce the gland vascularity. अब इसके यूज़ केस के क्या 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 है? प्री ऑपरेटिव सिम्टम, जैसे हमने बताया था अभी आपको, सर्जरी के केस में थायराइड स्ट्रॉम हो गया, मतलब सडनली कोई भी पेशेंट का T3 एक्टिव फॉर्म बहुत ज़्यादा रिलीज हो चुका है, मतलब, ठीक है, तो उस समय देते हैं टू रिड्यूस द साइज ग्लैंड एंड वैस्कुलरिटी बिफोर सर्जरी, ठीक है। अब तीसरा कैटेगरी कौन सा है? रेडियो एक्टिव आयोडाइड, जो बीटा रेडिएशन से निकलता है और हमारे सेल्स, थायराइड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, ना सेल रहेगा, ना हमारा थायराइड T3 या T4 रिलीज होगा, ठीक है। रेडियो एक्टिव आयोडीन डिस्ट्रॉय द ओवर रिएक्टिव थायराइड टिश्यू, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? रेडियो एक्टिव आयोडीन इज टेकन अप बाय द थायराइड ग्लैंड एज लाइक नॉर्मल आयोडीन. It emits beta radiation which selectively destroy the thyroid follicle cells, reducing the hormone production. यूज़ केस क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्रेव्स डिजीज, टॉक्सिक नॉडुलर गॉइटर में, ठीक है। एडजेसेंट ड्रग्स कौन से ड्रग्स होते हैं? इट्स लाइक कि मेन को सपोर्ट नहीं करना है, बट ए के द्वारा जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट करना, ठीक है। जैसे इसको आम एग्जाम्पल में हम लोग इसको ग्लूकोज की तरह समझ सकते हैं। सपोज दैट एक बच्चा है जिसको ग्लूकोज पसंद नहीं है, ठीक है। अब हम उसको ग्लूकोज देना है तो उसके साथ हम फ्लेवर्स दे सकते हैं,
जैसे मैंगो हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, जो भी ग्लूकोज के फ्लेवर्स आते हैं, तो क्या ये ग्लूकोज है? नहीं। बट क्या ग्लूकोज जैसा एक्ट करेगा? नहीं। बट क्या पेशेंट या फिर चिल्ड्रन को ग्लूकोज लेने में मदद करेगा? हाँ। तो सेम इसी टाइप के ड्रग्स को एडजेसेंट ड्रग कहते हैं, जो कि मेन ड्रग को रेप्लिकेट नहीं करती हैं, बल्कि जो मेन डिजीज़ है उसके जो सिम्टम होते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करके या उसको हेल्प करके या उसको सप्रेस करके मेन ड्रग के एक्शन को बढ़ाती है। ठीक है। इसका एग्जांपल है प्रोपेनोलॉल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। प्रोपेनोलॉल कैसे काम करता है? दीज कंट्रोल द ट्रेमर्स, एंजाइटी या पैल्पिटेशन। ठीक है। बीटा एनर्जिक इफेक्ट्स को कम करते हैं, ऑल्सो रिड्यूस द T4 टू T3 कन्वर्जन, बट बहुत ही हाई डोज पे। तो इट्स नॉट क्योंकि टॉक्सिसिटी भी तो होंगे, इसलिए हम लोग इसको बहुत ज़्यादा हाई डोज में नहीं यूज़ करते। यूजेस क्या क्या है? सिम्टोमेटिक रिलीफ फ्रॉम हाइपरथायराइडिज्म या थायराइड स्ट्रॉम आ चुका है तो हम उसमें देते हैं। ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है हमें पता है। ठीक है। दीज आर द मेन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। ठीक है। रिड्यूस द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3, यूजफुल इन केस ऑफ थायराइड स्ट्रॉम्स। क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स: hyperthyroidism, Graves' disease, thyroid storm, toxic multinodular goiter, pre-operative preparation before thyroid surgery. एडवर्स इफेक्ट क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? मेथमाइजोल, कार्बेमाइजोल, ए प्लास्टिक क्यूटिस। लाइक कोई भी चिल्ड्रन होता है ना, उसके ये स्कल है, स्कल में पूरा स्किन फॉर्म हुआ, लेकिन एक जगह पे, एक प्लेस पे यहाँ पे स्किन फॉर्म ही नहीं हुआ, इसी को कहते हैं ए प्लास या क्यूटिस। लाइक वहाँ पे स्किन का फॉर्मेशन नहीं होना, जो कि एक कट के फॉर्म में दिखता है। और क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है? कॉलिस्टेटिक जॉन्डिस, एक्यूट पेनक्रियाटिस। पीटीयू का क्या क्या है? लिवर हेपेटोटॉक्सिसिटी, वेस्कुलराइटिस। दोनों ड्रग के क्या क्या है? बेसिक स्किन रैश, इचिंग, जॉइंट पेन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट। बोथ ड्रग के रेयर कौन कौन से हैं? एक ग्रैनुलोसाइटोसिस। ठीक है। डेंजरस ड्रॉप इन वाइट ब्लड सेल्स। WBC का काउंट बहुत ही सडनली बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है। अब दोनों में थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है। हाइपर में क्या होता है कि सब कुछ ज़्यादा हो जाता है, हाइपो में कम हो जाएगा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ अ क्लिनिकल केस कॉज बाय द डेफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। मतलब इस केस में T3 और T4 बॉडी में बहुत ही कम बनती है। ठीक है। अब किसके केस क्या क्या हो सकते हैं, किस कारण से हो सकता है? आयोडीन डिफिशियंसी, तभी हमें कहा जाता है आयोडीन सॉल्ट ले। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हैशिमोटो थायराइडाइटिस, थायराइड सर्जरी हुआ है किसी पेशेंट को, या रेडियो एक्टिव ऑनलाइन थेरेपी हुआ, आयोडीन थेरेपी हुआ है, प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स। ठीक है। क्लिनिकल, अब क्लिनिकल क्या क्या हो जाएगा? फटीग होगा, वेट गेन होगा, कोल्ड इंटॉलरेंस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ड्राई स्किन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, मेंटल स्लोइंग होगा। अब इस केस में इसको ट्रीट करने के लिए क्या दे सकते हैं? मोस्ट कॉमनली हम लोग लिवोथोरैक्सिन देते हैं, T4। ठीक है। जो बॉडी में जाके एक्टिव हो जाता है, T3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं क्या है। ठीक है। एंटी थायराइड ड्रग्स मैनेज हाइपोथायराइडिज्म, रिड्यूसिंग द थायराइड मॉलिक्यूलर्स, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, रिलीज, कंट्रोल एंड एक्शंस। ठीक है। अब ये एक रिवीजन चार्ट है। हाइपोथायराइडिज्म का क्या है, हाइपरथायराइडिज्म का क्या है, अंडर एक्टिव ग्लैंड, ओवर एक्टिव ग्लैंड, सिम्टम क्या क्या है? कोल्ड टॉलरेंस, वेट गेन, इसमें वेट लॉस, हीट टॉलरेंस, एंजाइटी, रैपिड हार्ट रेट। अब इसके ड्रग्स कौन कौन से हैं? लिवोथोरैक्सिन। ठीक है। अब इसको लेते हैं तो ब्रेकफास्ट से पहले लेते हैं, ताकि वो एम्बिएंट अमाउंट में हमारे बॉडी में कन्वर्जन सक्सेसफुल हो पाए और बॉडी हम उस हिसाब से मेटाबॉलिज्म इफेक्टेड ना हो। ठीक है। अब बाकी ये सारे ड्रग्स हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं, उनके एग्जांपल्स हैं, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्लिनिकल यूज़ है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट।
ठीक है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट आर द ड्रग्स विच आर यूज फॉर द डायबिटीज़ मेलाइटस में हम लोग जिसको यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, ये सबको पता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। जब हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल्स इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हमारे बॉडी के लिए, तो हमें बाहर से ड्रग्स लेने पड़ते हैं ताकि इंसुलिन का रिलीज़ हो या फिर और ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करें। ठीक है, अब ये कैसे काम करती हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करके इंसुलिन सिक्रेशन को इंसुलिन सिक्रेशन में हेल्प करके, या फिर डिले कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन, या इंक्रीजिंग द यूरिन ग्लूकोज एक्सक्रेशन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। पहली कैटेगरी ऑफ ड्रग है सल्फोनाइलूरिया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सल्फोनाइलूरिया स्टिमुलेट द इंसुलिन रिलीज। जो हमारा ये पैनक्रियाज है, इसके आइलेट्स और लैंगरहैंस सेल्स में बीटा सेल्स को ये स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करना मतलब इट्स लाइक कि इनको ये स्टिमुलेट कैसे करता है, पोटासियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो बीटा सेल्स के हैं वो डीपोलराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। अब कैल्शियम चैनल ओपन होने की वजह से इंसुलिन का रिलीज़ होता है। इसके एग्जांपल कौन से होते हैं, ग्लिम्प्राइड या ग्लिवेनिसिलिक्लेमाइड। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया है, वेट गेन है, नॉसिया है। बाइगोनाइड्स नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। इसकी सबसे क्लासिकल ड्रग है मेटफॉर्मिन। अब मेटफॉर्मिन इज़ अ फर्स्ट लाइन ड्रग जिसको हमें याद रखना चाहिए, एमसीक्यू में आ सकता है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या है, डिक्रीज द हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, लाइक ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये कम करता है। इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंक्रीज पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक, डिक्रीज इंटेस्टाइनल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को कम करता है, जिसकी वजह से एक कंबाइंड इफेक्ट देता है और हमारे बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ने नहीं देता। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या क्या है, इस ड्रग्स के हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीपल पार्टनर्स के तौर पे मल्टीपल एरियाज़ में वर्क करता है बॉडी में। कोई थोड़ा पार्ट लीवर पे काम करता है, थोड़ा इसका पेरिफेरी में ग्लूकोज का अपटेक को बढ़ाना होता है, थोड़ा वेट गेन के सिम्टम भी नहीं होता, तभी इनको ओबेसिटी में भी हम इनको यूज़ करते हैं। ओबेस पेशेंट में मेटफॉर्मिन देते हैं ताकि उनका वेट कंट्रोल हो। एडवर्स इफेक्ट क्या है, बेसिक से है, नोजिया, डायरिया, लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, तीसरी कैटेगरी है थायाजोलिडाइंस, जोलिडाइन डायोन्स। ठीक है, एग्जाम्पल पायोग्लूटाजोन। अब ये क्या करते हैं, PPAR रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे एडिपोज टिश्यू में या मसल्स में होते हैं, ये उनको एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने से क्या होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इम्प्रूव ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, रिड्यूस द इंसुलिन रेसिस्टेंस, एक ही बात है। ठीक है, अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, वेट गेन, एडिमा, रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर। अगर एडिमा होगा कहीं बॉडी में फ्लूइड्स का एक्यूमुलेशन होगा जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्फ़ा ग्लूकोसाइड इनहिबिटेज। ठीक है, एग्जाम्पल एकार्बोज, वोगिब्लेजोज। ठीक है, दीज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, inhibit the alpha glucosidase enzyme, delaying carbohydrate digestion and glucose and absorption। होता क्या है, हमारे बॉडी में जब हम कोई कार्ब्स का खाना खाते हैं, कार्ब्स रिच फूड हमने खाया, ठीक है, अब वो इंटेस्टाइन में गई है, तो इंटेस्टाइन में एक एंजाइम पाया जाता है, अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन को कराना। ठीक है, ये एब्जॉर्ब होगा बॉडी में और ये ब्लड में जाएगा। अब हम ड्रग्स की मदद से इस एंजाइम को जो कार्बोहाइड्रेट को ब्लड में पहुंचा रहे थे उसको ब्लॉक कर देते हैं,
जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो ब्लड तक पहुंचने का टाइम है वो बढ़ जाता है या फिर थोड़ा कम हो जाता है, और पार्सली हो पाता है, ये कम्प्लीटली नहीं हो पाता है कि मतलब अगर 100% पहले बिना बिना एंजाइम को इनहिबिट किया हुआ 100% ग्लूकोज आपने खाया, 100 ग्लूकोज आपके ब्लड में पहुंच गया, लेकिन आपने ड्रग ले ली तो 100 ग्राम ग्लूकोज खाने के बाद आप समझ लो 50% ड्रग 50 ग्राम ग्लूकोज बॉडी में जा पाया। ठीक है, तो काफ़ी हद तक ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन या कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को डिले करता है, जो कि ये 10 मिनट में हो जाता है। अब ये सपोज दैट 50% ही होगा, ये 3 घंटे लग गए, क्योंकि एंजाइम ही नहीं है जो उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स तक ले जा पाए। ठीक है, अब इसके इफ़ेक्ट क्या है, पोस्ट प्रैंडियल हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब आपके तुरंत खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज बढ़ जाता था वो नहीं होता है। ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, फ्लैटुलेंस, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट कैटेगरी है इसी में DPP4 इनहिबिटर, एग्जाम्पल सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन। दीज DPP4 एंजाइम्स इंक्रीज द इंक्रीटिन हार्मोन्स GLP-1 या GIP। ये दोनों इन जो हार्मोन्स है ये हमें सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देते हैं, मतलब खाना खाने के बाद हमारे ब्रेन को कैसे पता चलता है कि हमें पेट भर गया, क्योंकि हमारे बॉडी से GLP या फिर GIP रिलीज़ होता है, जिससे वो ब्रेन सेंस करता है और हमें कहता है कि पेट भर चुका है। ठीक है, ये स्टमक फुल का निशानी होता है। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं, इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन, डिक्रीज ग्लूकागोन सिक्रेशन। एडवर्स इफेक्ट क्या है, नेजो फेरेंडाइटिस और हेडेक है। ठीक है, अब इसके अगले कैटेगरी ऑफ ड्रग्स को देखते हैं, SGLT2 इनहिबिटर। ये ड्रग है डेपाग्लिफ्लोजोन, इम्पाग्लिफ्लोजोन। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, SL2 किडनी में ठीक है, हमारे किडनी में ब्लड आता है, यहाँ से यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स में किडनी के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनका नाम होता है SGL2। इनका काम क्या होता है, पहले अगर जो भी ब्लड प्योरीफाई हो गया या फिर वाटर या यूरिन कह लो, उसमें जो भी ग्लूकोज होती थी ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती थी। ठीक है, अब क्या होता था, अब हम इस जो गेटवे था SGLT गेटवे उसको ब्लॉक कर दिया। अब क्या होता है, जो भी वाटर में या यूरिन में ग्लूकोज होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, उसका रीअब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि जो उसको रीअब्जॉर्ब करता था SGL2 गेट, उसको हमने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, इसका इफ़ेक्ट क्या हो गया कि ब्लड ग्लूकोज कम हो गया, माइल्ड वेट लॉस हो गया। ठीक है, इंक्रीजिंग ग्लूकोज एक्सक्रीशन इन यूरिन। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, जेनाइटल फंगल इन्फेक्शन। ये समरी चार्ट है, इसमें सल्फलाइन यूरिया, बायोगिनाइड्स, इंक्रीटिन, SGL2, अल्फा ग्लाइकोसाइड, थायो TZDs। ठीक है, थायोजोलिडियोडाइंस। ठीक है, क्लिनिकल यूज़ क्या क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस सिंपल है, ओबेस पेशेंट को देंगे, पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया होगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो चुका है किसी को, तो अब ये सारी ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं। कंक्लूजन क्या है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट आर यूज फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस, एक्ट बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, अलग अलग मैकेनिज्म है। मेटफॉर्मिन फर्स्ट लाइन ड्रग है, बाकी सारी ड्रग्स जो भी होते हैं वो कॉम्बिनेशन ड्रग में डोजेस फॉर्म में दी जाती है। ठीक है, हर बार मेटफॉर्मिन कॉमन रहता है, हर बार ड्रग को थोड़ा बहुत ट्विक किया जाता है, कभी इस कैटेगरी को दे दिया जाता है, कभी दूसरी कैटेगरी के ड्रग्स को दिया जाता है। ठीक है, ताकि बॉडी रेसिस्टेंस ना हो, कभी सल्फलाइन यूरिया और उसके साथ TZDBS दिया जाता है, उसके साथ अल्फा ग्लाइकोसाइड इनहिबिटर दिया जाता है, DDP4 दिया जाता है। ठीक है, SGL2 इनहिबिटर्स दिया जाता है। ठीक है, हर बार कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिया जाता है पेशेंट को, ताकि वो रेसिस्टेंस ना हो। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी
नेक्स्ट टॉपिक है हमारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर द ड्रग्स टेकन बाय द ओरल रूट टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, दीज आर द मोस्ट इफेक्ट कॉमनली यूज ड्रग टू रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन इन वुमेन। ठीक है, अब बेसिकली ये सब ड्रग्स क्या होते हैं, सिंथेटिक फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहते हैं इनको, क्योंकि बेसिकली हार्मोन को ही ट्विक करके या हार्मोन के लेवल को बढ़ा के या घटा के हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के मैकेनिज्म को समझेंगे। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ओव्यूलेशन को डिले करते हैं, क्रिएट कंडीशन अनफेवरेबल फॉर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। और इसके और भी यूज़ केसेस हैं, सच एज रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, रिड्यूसिंग डिस्मेनोरिया और ट्रीटिंग हार्मोनल डिसऑर्डर्स। अब क्लासिफिकेशंस देखते हैं, तो कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इथाइनेस्ट्राजोल, उसके साथ लेवोस्ट्राजोल, नॉर्थिडीन, ऑस्ट्राजोल। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। प्रोजेस्ट्रिन के ही पूरे प्रोजेस्ट्रिन ओनली पिल्स भी आते हैं, नॉर्थिडीन, लोवेस्ट्रोल, डेसोग्रेस्ट्रोल। ठीक है, मिनी पिल्स के नाम से आते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी आते हैं, दीज आर यूज्ड आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल कौन है, यूलिप्रिस्टोल एसीटेट या लिवोऑनेस्ट्रोल। अभी इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या है, पहला है इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन, दूसरा है थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, थर्ड वन इज एंडोमेट्रियल चेंजेस, फोर्थ इज द रिड्यूस्ड ट्यूबल मोटिलिटी। सबका एक ही मेन एम यही है कि इम्प्लांटेशन या फर्टिलाइजेशन ना हो। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखते हैं कि हर एक ड्रग कैसे काम करती है। पहले कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सप्रेस द रिलीज ऑफ एफएसएच, प्रिवेंट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट, LH surge prevent the ovulation। ठीक है, नो ओवम इज रिलीज्ड, एग ही रिलीज नहीं होता है क्योंकि LH के लेवल ज़्यादा होते हैं या फिर FSH का लेवल कम होता है। ठीक है, thickening of cervical mucus, progesterone make the cervical mucus thick and viscid, which prevent the sperm penetration into uterus. Endometrial changes, progesterone alters the endometrium, making it unsuitable for implantation of fertilized ovum। लाइक जो यूटेरस की लाइनिंग होती है उसको ही अनफेवरेबल कर दो, आप बहुत ही पतला कर दो या बहुत ही मोटा कर दो, इस पर फिर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, एग का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता है। रिड्यूस ट्यूबल मोटिलिटी, ये एग है, एग को फॉलिपिन ट्यूब यूटेरस तक लेके आती है, अगर इसमें मोटिलिटी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक, तो फिर ये एग सही प्लेस पे पहुंच नहीं पाएगा और फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है कॉम्बाइंड पिल, इथाइनेस्ट्राजोल, लोवेस्ट्राजोल, मिनी पिल नॉरइथिडियोन, इमरजेंसी पिल लिवोनॉर्जेस्ट्रोल। यूज केस क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, डिस्मेनोरिया, PCOS, एक्ने एंड हिरोटिज्म। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो गया, नोजिया, ब्लीड, हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस, वेट गेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इट्स लाइक अ कंटिन्यूस फ्लो और बहुत हेवी ब्लीडिंग होना, सीरियस हाइपरटेंशन, थ्रोम्बो एम्बुलाइजेशन, स्ट्रोक रेयर। ठीक है, इंक्रीज रिस्क इन स्मोकर्स या 35 ईयर से ऊपर होते हैं। और कंक्लूजन क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल ड्रग। रिवर्सिबल मीन्स ये चेंजेस कुछ नेक्स्ट साइकिल में इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा और ये ठीक हो जाएंगे। Used to prevent pregnancy, these act mainly by inhibiting ovulation, thickening cervical mucus and altering the endometrium layer. In addition to contraception, they provide several therapeutic benefit, menstrual and hormonal disorder। ये टाइप्स हो गए हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, अब ये इसके स्टेप्स हो गए या मैकेनिज़्म हो गए, मैकेनिज़्म के टाइप हो गए।
अब इसके क्लिनिकल बेनिफिट्स क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव, थेरेपेटिक एप्लीकेशन या डर्मेटोलॉजिकल एप्लीकेशन। सेफ्टी एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, सीरियस रिस्क और एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सेकेंड लास्ट टॉपिक। Corticosteroids are the steroids hormone produced by the adrenal gland and their synthetic analogues used in the therapy. These are mainly divided in glucocorticoids and mineralocorticoids. Glucocorticoids regulate carbohydrate, protein, fat metabolism, have a strong anti-inflammatory and immunosuppressive action, while mineralocorticoids regulate water and electrolyte balance. ठीक है, बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड का हम लोग यूज किस काम करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पे। कहीं भी इम्यूनिटी बढ़ गई है, मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ही ओवर एक्टिव हो चुका है, तो उस केस में हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट का यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन, इमीडिएट एक्टिंग प्रेडनिसोलोन, प्रेडिसोल, मेथाइल प्रेडिसोल, ट्राइमकिलोइन। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग कौन सा है, डेक्स्ट्रामेथासोन, बेटामेथासोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन कौन से हैं, फ्लूरोकॉर्टिसोन। ये कहाँ पे एक्ट करते हैं, सोडियम एंड वाटर बैलेंस पे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या क्या है, कॉर्टिकोइड्स enter the target cell, bind with the cytoplasmic glucose receptors, hormone receptor complex is formed, complex enter nucleus में जाके ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एलिमेंट जो डीएनए में एक चेन एक रीजन होता है वहाँ पे बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद अल्टर्स द जीन ट्रांसक्रिप्शन, जो भी जीन्स के उनके ट्रांसक्रिप्शन को अल्टर करेगा। इंक्रीज द एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, I'll take a highlighter। ठीक है, increase anti-inflammatory protein synthesis, decrease the anti-inflammatory mediator production। ठीक है, स्टेप 1 में क्या क्या है, पहले तो एंट्री हो गया। ठीक है, दूसरे स्टेप में पहले स्टेप में एंट्री एंड सेलुलर बाइंडिंग, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियर ट्रांसलोकेशन, थर्ड इज जीन ट्रांसक्रिप्शन या अल्टरेशन, फोर्थ इज रिलीज। ठीक है, रिलीज ऑन द आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लीजिए। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है, कॉर्टिकोइड सप्रेस द इन्फ्लामेशन बाय इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, साइटोकाइंस, हिस्टामिन रिलीज। ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन कैसे है, टी लिम्फोसाइट के फंक्शन को कम करता है, साइटोकाइन प्रोडक्शन को कम करता है, डिक्रीज एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या है, इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। प्रोटीन में क्या क्या क्या, इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन, फैट्स में कॉज फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन क्या है, इंक्रीज इन सोडियम वाटर रिटेंशन, इंक्रीज इन पोटासियम एक्सक्रीशन। अब ये ड्रग्स कौन कौन से जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग, अब उनके यूज केसेस क्या क्या, हाइड्रोकॉर्टिसोन कब यूज करते हैं, एड्रिनल इनसफिशिएंसी में, प्रेडनिसोन इन्फ्लामेशन या एलर्जी में, डेक्स्ट्रोमेथासोन सेरिब्रल एडिमा या सीवियर इन्फ्लामेशन में, फ्लूरोकॉर्टिकोन कॉर्टिसोन एडिशन डिजीज में। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, वेट गेन, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरटेंशन, मूड चेंज, गैस्ट्रिक इरिटेशन। लॉन्ग टर्म में क्या, कसिंग सिंड्रोम, ऑस्टियोपोरोसिस, मसल वेस्टिंग, इंक्रीज इन्फेक्शन रिस्क, पेप्टिक अल्सर या एड्रिनल सपरेशन। कंक्लूजन क्या है, these are the steroids drugs, powerful anti-inflammatory and immunosuppressive effect. These act by intracellular receptor to alter gene transcription. These drugs are highly effective in many disease, but prolonged use can cause serious side effect। ठीक है, अब ये रिवीजन चार्ट है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बारे में, इसके मैकेनिज्म के बारे में, इसके क्लिनिकल ड्रग एप्लीकेशन के बारे में, फार्माकोलॉजिकल एक्शन और क्लिनिकल यूज़ के बारे में, एडवर्स इफेक्ट के बारे में। ठीक है,
डू नॉट स्टॉप एब्रप्टली, क्योंकि बॉडी का साइकिल चलते आ रहा है, ठीक है। अब तुरंत ही अगर कोई भी ड्रग्स को हटा देने पे बॉडी बहुत ही स्ट्रांगली उसको रिएक्ट करती है और काफ़ी वो फ्लश जैसा सिंड्रोम देती है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारे इस यूनिट का, ड्रग इफेक्टिंग द कैल्शियम रेगुलेशन। कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है हमारे बॉडी में। इसको रेगुलेट करने के लिए 3 हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है, पैराथायराइड, कैल्सीटोनिन और विटामिन डी, ठीक है। अब कैल्शियम कहाँ कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, बोन फॉर्मेशन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, नर्व कंडक्शन में, ब्लड कोगुलेशन में, एंजाइम एक्टिविटी में, डिफरेंट एंजाइम के बीच में इंट्रांसिक फैक्टर के तौर पे काम करता है। ड्रग इफेक्टिंग कैल्शियम रेगुलेशन आर यूज्ड टू ट्रीट calcium metabolism such as osteoporosis, hypocalcemia, hyperkalemia, rickets, Paget disease. These drugs act by increasing or decreasing the calcium level and modifying bone turnover. अब इसकी क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी, कैल्शियम कार्बोनेट, ग्लूकोनेट, कैल्सिट्रायल, कोलेकैल्सिफेरॉल, पैराथायराइड हार्मोन एनालॉग, टेरीपैराटाइड, कैल्सीटोनिन, सैल्मोन कैल्सीटोनिन, बिसफॉस्फोनेट, एलेंड्रोनेट, रिसिड्रोनेट, जोलिड्रोनिक एसिड, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, रोलेसक्सिबिन, ठीक है। कैल्सीमिमेटिक्स, सीना कैलसेट, सीना कैलसेट, हाँ ठीक है। कैल्शियम एंड विटामिन डी प्रिपरेशन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, कौन कौन से ड्रग्स हैं, क्या क्या काम करते हैं। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम सप्लीमेंट डायरेक्टली इंक्रीज द सीरम कैल्शियम लेवल, प्रोवाइड सबस्ट्रेट फॉर द बोन एंड मिनरलाइजेशन। लाइक अगर डायरेक्ट ब्लड में कैल्शियम है तो बोन उसको डायरेक्टली यूज़ कर लेती है। विटामिन डी क्या करता है, इंटेस्टाइनल कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट बढ़ाता है, बोन के फिर ये अल्टीमेटली क्या होंगे, बोन में जाके बोन के लिए मिनरल का काम करेंगे, ठीक है। यूज केस क्या है, हाइपोकैल्सीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलिसिस। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, हाइपरकैल्सीमिया, कॉन्स्टिपेशन, किडनी स्टोन। अब पैराथायराइड एनालॉग, टेरीपैराटाइड इज अ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म ऑफ PTH। पैराथायराइड हार्मोन जो होते हैं रिकॉम्बिनेंट फॉर्म मीन्स कि इसका बायोटेक का यूज़ करके इसको मॉडिफाई किया गया है, ठीक है, और इसको बनाया गया है टेरीपैराटाइड, और ये एक्टिव है और ये हम मार्केट में मिलता है और इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट लो डोज टेरीपेप्टाइड्स स्टिमुलेट द ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी इंक्रीजिंग अ न्यू बोन फॉर्मेशन। यूज केस क्या है, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है किसी को तो उस केस में ये हार्मोन थेरेपी देंगे, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, हाइपरकैल्सीमिया, लेग क्रैम्प्स या नॉजिया। कैल्सीटोनिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या है, inhibiting the osteoblast activity, reducing the bone reabsorption, increasing the calcium excretion by kidney. Use case hypercalcemia, Paget disease, osteoporosis. Adverse effect क्या, nausea, flushing, allergic reaction. Bisphosphonates क्या क्या है, alendronate, risidronate, zoledronic acid. Mechanism of action binds to bone and inhibit the osteoclast mediated bone resorption. होता क्या है कि ये बोन है, ये ब्लड है, ठीक है। अब कैल्शियम, ये कैल्शियम है, ठीक है। अगर कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अगर बोन में कैल्शियम कम है, ब्लड में कैल्शियम कम है तो बोन से कैल्शियम निकल के ब्लड में आ जाएगा, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस ये है, अगर बोन में कैल्शियम कम है
तो ब्लड से कैल्शियम निकल के बोन में आके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, ये साइकिल कंटिन्यूस होता है, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम या बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है। इसको बनाने के लिए बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि लगातार कांस्टेंट ये मॉनिटर करते रहते हैं और इसको एक इक्विलिब्रियम पे रखते हैं। ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? इसोफेगाइटिस, गैस्ट्रिक इरिटेशन, ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, रोलेक्सिफिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एक्ट एज एस्ट्रोजन एंगोनिस्ट ऑन बोन एंड रिड्यूस बोन रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, बोन का रीअब्जॉर्प्शन को कम करती है। पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपेरोसिस, एडवर्स इफेक्ट हॉट फ्लैशेस, लेग क्रैम्प्स एंड थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ठीक है, कैल्सीमिमेटिक्स क्या है? सीना कैल्सिलेट क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका? सीना कैल्सिलेट इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर इन पैराथायरॉइड ग्लैंड, रिड्यूसिंग द पीटीएच सिक्रेशन। ठीक है, हाइपरथायरॉइडिज्म या हाइपरकैल्सीमिया वाले केसेस में यूज़ किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है? नोजिया, हाइपोकैल्सीमिया। अब ये रिवीजन चार्ट 1 है। अब इसमें इंक्रीज कैल्शियम लेवल, अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ाना है तो कौन कौन से ड्रग काम आएंगे? कैल्शियम और विटामिन डी। बोन फॉर्मेशन बढ़ाना है तो टेरिपेप्टाइड्स। डिक्रीज बोन रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करना है तो बिसफॉस्फोनेट, कैल्सीटोनिन, रोलेक्सिफिन। पीटीएच के सेक्रेशन को रिलीज करना है तो सीना कैल्सिलेट। ठीक है, क्लिनिकल यूज़ क्या क्या? ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलेमिया, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलिसिस या फैगट्स डिजीज, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। कंक्लूजन क्या है? ड्रग्स इफेक्टिंग द कैल्शियम रेगुलेशन हेल्प टू मेंटेन अ नॉर्मल कैल्शियम बैलेंस एंड बोन मेटाबॉलिज्म। ब्लड और बोन के बीच में बैलेंस रहना चाहिए। दे एक्ट बाय इंक्रीजिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन or reducing bone reabsorption or modifying the hormonal activity. These drugs are important in treatment of metabolic bone diseases such as osteoporosis, hypocalcemia and hypercalcemia. ठीक है, अब ये रिवीजन चार्ट्स हैं। कैल्शियम और विटामिन डी के कॉमन प्रिपरेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल यूज़, पीटीएच एनालॉग के, बोन रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स के, उसके ड्रग क्लासेस, उसके मैकेनिज्म और प्राइमरी इफेक्ट क्या है। कैल्शियम और विटामिन डी कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगी, टेरिपेप्टाइड्स बोन फॉर्मेशन को बढ़ाएगी, कैल्सीटोनिन बिसफॉस्फोनेट बोन रीअब्जॉर्प्शन को कम करेगी, सीना कैल्सिलेट पीटीएच सिक्रेशन को कम करेगी। ठीक है, अब ये यूनिट 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। ये 2 पार्ट में आया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में ये सारे टॉपिक्स थे, पार्ट बी में आज हमने जो इस लेक्चर में पढ़ा ये सारे टॉपिक्स थे। एंटी थायराइड्स ड्रग, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ड्रग अफेक्टिंग द कैल्शियम रेगुलेशन। सो ये नोट्स आपको, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के अगले यूनिट के साथ। थैंक यू।